इस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? दवाइयों से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा असरदार है फिटनेस के लिए फूड कैलेंडर। यह है आयुष्चर्या कैलेंडर। बड़े सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हर महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, वो एक ही वीडियो में आप बताओ। देखिए, मैंने अभी तक पिछले काफी सारी वीडियोस अलग अलग ऋतुओं की, अलग अलग महीने की बनाई है, लेकिन आज मैं पहली बार एक ही वीडियो में सारा बता रहा हूं कि किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि मेरी ये खाने की थाली आपको भी 125 साल तक फिट रखेगी। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग कभी बीमार नहीं होते, कभी कोई दवाई नहीं लेते, इसी तरह से आप भी कभी बीमार नहीं होंगे। देखिए, अब नवंबर में कल से ही मंगसर का महीना शुरू हो गया है, तो मंगसर के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे कभी आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, आपकी इम्यूनिटी का हाईएस्ट लेवल रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब हेमंत ऋतु चल रही है, इसमें हेमंत ऋतु शुरू हो गई है, चौमासा चला गया है। इसमें ऐसे मौसम के फल खाएं, पके हुए केले खाएं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल पका हुआ तैयार केला है ये मौसम के मौसमी हो गई और सेब हो गई, पका हुआ पपीता है, कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। ये अमरूद है और ये नारियल है, खीरा हो गया। बाकी जैसे मक्का का भुट्टा ले सकते हैं, पेठे पेठे बड़े ही कीमती सब्जी है, बड़ा ही न्यूट्रिशियस सब्जी है। और ये परवल हो गए, जरूर खाएं। कई बार बच्चे भी कई बार मना कर देते हैं नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, ऐसे में सिखाना पड़ेगा। ये सहजन, दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी सहजन जरूर खाएं। ये करेला और फिर ये जो चप्पन कद्दू, बाकी लौकी है, तरह तरह की बीन्स हैं, तोरी है, गोभी है, पत्ता गोभी, इस तरह की चीजें खाएंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे। इसी तरह से अब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी समय आ गया है। अब इस ऋतु में आप हेमंत ऋतु में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, मिस्से आटे का मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं, और फिर जो मौसम के अनुसार जो मसाले ये भी लेते हैं। इस फूड कैलेंडर की आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको पता लगे कि भाई किस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना। अब मैं सबसे पहले आपको हेमंत ऋतु का ही बताता हूँ कि हेमंत ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना। अब जो नवंबर का महीना शुरू हो गया है, इसमें आप पेट भर के अच्छी मात्रा में जैसे मेथी जैसे सब्जी भी बना सकते हैं, रोटी में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से बथुए का उपयोग कर लेंगे अब आगे से, और पालक का उपयोग कर लें जैसे, और फिर जो सरसों का साग भी ले सकते हैं, अदरक का उपयोग करें, गाजर का उपयोग करें, चुकंदर का यूज कर लें, शहद का उपयोग करें, और उसके अलावा संतरा वगैरह, संतरा, तरह तरह की बीन्स, और फिर मौसमी, अंगूर, इनका उपयोग कर लें। फिर ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको, और तरह तरह के ड्राई फ्रूट, चिलगोजी का उपयोग भी अब शुरू कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि खांसी जुकाम बलगम की दिक्कत नहीं होगी। मेथी को रोटी में भर सकते हैं, गर्म दूध है, घी है, तेल का, इनका उपयोग कर सकते हैं। तरह तरह के वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, कहवा भी पी सकते हैं, कहवा जो लोग पीना चाहते हैं, गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में क्या ना खाएं, सबसे बड़ी चीज है कि तड़का लगाने के लिए जीरे का उपयोग ना करें। हेमंत ऋतु में जीरे का उपयोग ना करें। अब जो नवंबर के महीने में, पूरे नवंबर के महीने, मार्च के महीने में जीरा उपयोग करना बिल्कुल मना है। ऐसे ही अब जो दिसंबर का महीना आएगा, उसमें बैंगन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा, और प्रेग्नेंट लेडीज को तो अबॉर्शन तक की दिक्कत हो सकती है। इसके बदले में तेल का उपयोग कर लें और फिर दूध का उपयोग कर लें, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। ये हो गई आपकी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मतलब नवंबर दिसंबर का आपका इंश्योरेंस हो गया, अगर ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस कैलेंडर के हिसाब से अपना खान पान रखेंगे तो मैं श्योर करता हूं कि बीमारियां होंगी नहीं। लेकिन 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना, जिससे कि 5 पॉइंट क्या है, वो 5 पॉइंट डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल, मेरी एक वीडियो है डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल, उसी लिए है कि एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें जरूर, फिर शाम का खाना सूर्य छिपने से 1 घंटा पहले या 1 आधे घंटे बाद जरूर खाने, ये बड़ा जरूरी है। फिर जरूर 2-3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, शाम के खाने के बाद बिल्कुल भी बिस्तर पे ना जाएं, वॉक करके आए। उसके बाद फिर आपको 9-10 बजे तक गहरी नींद आएगी, और रात को कोई भी एंगेजमेंट ना रखें, रात को जल्दी वाइंड अप कर लें, रात को जल्दी सोएं। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के ये तो अगर बॉडी की मालिश कर लें हफ्ते में 2 दिन तो अच्छा रहेगा। ये मालिश के दिन है। देखिए, मेरी जब से शादी हुई थी तो मैंने लगा लिया था, लगभग 25 साल हो गए हम लोग मालिश करते हैं। और फिर किस तिथि पे क्या खाएं क्या ना खाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट कैलेंडर ये, और इसका ध्यान रखें। तो मालिश कर लें सुबह उठ के, एक योग करें सुबह उठ के 1.5-2 घंटे। अब अगली मेरी वीडियो होगी कि योग का दुनिया का सबसे अच्छा पैकेज क्या है, कि 2 घंटे आप योग करें डेली, और आप अर्ली मॉर्निंग में 4 से 6 का टाइम, ये पक्का एश्योर कर लें आपकी। अगर आपने सुबह 4 से 6 योग कर लिया तो बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लिवर, कब्ज जैसी बीमारियां आपको हो ही नहीं सकती। बस उसका तरीका ठीक होना चाहिए। उसके लिए मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि योग करने का सही तरीका क्या है, वो भी आप जरूर देखना और सब लोगों को बताना कि वो। और फिर मैं आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में एक योग का शिविर भी रख रहा हूँ, बड़े एक वर्कशॉप रख रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक भी बताऊंगा आपको, योग का तरीका भी बताऊंगा, और खान पान, रहन सहन। उसमें वहां पे आपको रेजिडेंशियल शिविर भी मिलेगा 1 हफ्ते का लगभग। वहां पे रुक भी सकते हैं आप। जो लोग सुबह योग करके जाना चाहें और शाम को योग की क्लास करना चाहें, वो लोग रात भर रह के अपना दिन में घर जाते हैं। नहीं तो अगर लगातार रुकेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। एक
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एक हफ्ते में बीपी, शुगर, मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर जैसी बीमारियों से कैसे भी छुटकारा मिल सकता है, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत, वो आप एक हफ्ते में देखेंगे कि कैसे उसका आप ट्रैक पे आ सकते हैं। आने वाले 3 महीने बाद एक बार दोबारा आप शिविर में आ जाएं, वर्कशॉप में आ जाएं, जिससे कि आप पक्का एश्योर हो जाएंगे कि मैं अपनी बीमारी से खुद पीछा छुड़ा सकता हूँ केवल इस टूल के जरिए। ये टूल है जिससे कि आप अपनी बीमारी से पीछा छुड़ा। खान पान और रहन सहन, ये 2 ही चीजें होती हैं। तो सुबह उठ के मालिश करना, योग करना और वॉक करके आना। सुबह पहले 1 महीना आप वॉक करना सीखें 3-4 किलोमीटर की, उसके बाद आप रनिंग करना सीखें। तो सुबह की रनिंग, शाम की खाने के बाद की वॉकिंग, ये आपको ठीक रखेगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब मैं आपको शुरू से लेता हूं एक महीने का क्या लें क्या ना लें। भारतीय संस्कृति के हिसाब से साल का सबसे पहला महीना है चैत्र का महीना। इसमें चैत्र के महीने में गुड़ का उपयोग नहीं करना, आपको गुड़ के उपयोग से बचना पड़ेगा मार्च अप्रैल में। और फिर अप्रैल मई की मैं बात करूं तो इसमें तेल के उपयोग से बचना पड़ेगा। तेल के उपयोग से पित्त बढ़ सकता है, इसमें इसका उपयोग से बचें। फिर क्या लें, चने का उपयोग करें। चैत्र के महीने में चने का उपयोग करें। और फिर इसमें वैशाख के महीने में बेलपत्र का उपयोग जरूर करें। बेलपत्र के उपयोग से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरह से इसमें और क्या खाना है क्या नहीं खाना मैं आपको बताता हूं कि जो ये वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में एक तो आप जो परवल है, परवल का उपयोग कर लें, कद्दू का उपयोग करें, और फिर करेले का उपयोग कर लें, और शिमला मिर्च का उपयोग करें। जो लोग लहसुन लेना चाहते हैं वो लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। तरह तरह की बीन्स का उपयोग कर सकते हैं। अदरक का उपयोग करें, आंवले का उपयोग करें, सेब, संतरा, अंजीर, इनका उपयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल ले लें और मसूर की दाल ले लें। उसके अलावा आप गेहूं और जो इनका उपयोग कर लें। और बाकी तो थोड़ा सा नवाया पानी ले सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। इसमें सोंठ के पानी का उपयोग बड़ा अच्छा रहेगा। मेरी स्पेशल वीडियो भी है सोंठ के पानी के बारे में। सोंठ के पानी से आपका पाचन बड़ा अच्छा होगा, पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी और बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। उसके अलावा इसमें जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में अपनी अग्नि को जागृत रखने के लिए हम दालचीनी, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छी रहे, दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं, लौंग का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर क्या ना लें, अगर मैं वसंत ऋतु की बात करूं, वसंत ऋतु में ज्यादा खट्टे, ज्यादा मीठे और ज्यादा स्पाइसी चीजों से बचना पड़ेगा। नॉनवेज से भी दूरी बनाएं और गुड़ के उपयोग से भी दूरी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी नए अनाज बिल्कुल ना लें, नए अनाज से दूरी बनाएं। जो 6 महीने या 1 साल पुराने अनाज है उनका उपयोग करें। घी तेल से दूरी बनाएं। वसंत ऋतु में ज्यादा मक्खन, लस्सी, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बात करता हूं अगली गर्मियों की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसमें जो जेठ का महीना है, जेठ के महीने में गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें। दिन में दोपहर की यात्रा से बचें। जितना अगर दिन में घर में काम चल सकता है तो उसे काम चलें। और दिन में थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी ऋतु में, किसी भी महीने में दिन में रेस्ट करना अलाउ नहीं है, लेकिन गर्मियों में 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे से कम समय के लिए दिन में रेस्ट कर सकते हैं। अब अगर जुलाई की बात करूं, आषाढ़ के महीने की बात करूं, आषाढ़ में बेल पत्थर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। बेल पत्थर के उपयोग से बचें, बल्कि आषाढ़ में मिश्री का उपयोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। इस ऋतु में अगर थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पंचकर्मा का आप सहारा ले सकते हैं। तो हल्का सा अभ्यंग, बड़ा हल्का सा अभ्यंग कर लेंगे तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। तो उससे आप इस ऋतु को आराम से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर लेंगे। अब मैं आपको बात करता हूं अगली ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में। अगर मैं वर्षा ऋतु की बात करूं तो वर्षा ऋतु में हरे पत्तेदार वाली सब्जियों से सावन के महीने में बचना पड़ेगा आपको। हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, इसमें अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो वो कहती है कि इसमें जर्म्स ज्यादा आ सकते हैं। नदियों का पानी आता है, उनके साथ बह के कीटाणु आते हैं, तो हमें इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो वो कहती है, और आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेद भी ऐसा कहती है कि इससे हमारी धातुओं का क्षय होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां धातुओं को क्षय कर सकती हैं, और सावन के महीने में वो ज्यादा इफेक्टिवली हमारी धातुओं को क्षय करते हैं। तो सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां डालें। भादों के महीने में एक तो मूली से बचना पड़ेगा, एक दही से। अगर दही ज्यादा लेते हैं भादों के महीने में तो ये हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर सकती है। हमारा पेनक्रियाज है, लीवर है, जितने भी पाचक रस बनते हैं इनमें, तो वो छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उनका स्राव कम हो सकता है, सिक्रेशन कम हो सकते हैं। तो इसलिए दही से बचें, मूली से भी बचें। इस महीने में इनसे बचना पड़ेगा। फिर क्या लें, हरड़ आपके लिए औषधि का काम करेगी। वर्षा ऋतु में हरड़ आपके लिए औषधि का काम करेगी। सावन के महीने में हरड़ जरूर लें, और तिल की जैसे चटनी बना के ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में पेठे का उपयोग जरूर करें। फिर उसके अलावा आप जो भिंडी है, भिंडी का उपयोग कर सकते हैं। अदरक का उपयोग कर लें। उसके अलावा जीरे का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप वर्षा ऋतु में जामुन आ जाती हैं, जामुन का उपयोग कर लें। फिर लौकी का उपयोग कर लें। लीची खाते हैं, अनार खाएं, आप केला खाएं, पपीता खाएं, और पुराने जो हैं वो खाएं, गेहूं खाएं, चावल खाएं,
बाकी दलिया ले लें, शहद ले लें, वेजिटेबल सूप बना के ले लें। फिर क्या ना खाएं, तो मैंने आपको बता दिया, मूली हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, इससे बचना पड़ेगा। इसके अलावा नए चावल हो तो उनसे बचें, भारी भोजन ना लें वर्षा ऋतु में, तो और दही के उपयोग से बचना पड़ेगा, ठंडे पानी के उपयोग से बचना पड़ेगा, तब आप वर्षा ऋतु का आसानी से सामना कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको शरद ऋतु की। अगर शरद ऋतु की बात करूं तो इसमें 2 महीने हैं, एक अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना। जो अश्विन का महीना है तो उसमें भूल के भी दूध या दूध से बनी कोई चीज ना लें, ऐसा भारत की आयुर्वेद और भारत की जो संस्कृति है, ज्योतिषी है, वो कहती है कि अश्विन के महीने में दूध बिल्कुल ना लें, नहीं तो धीरे धीरे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। साल में 1 महीना तो ऐसा होना चाहिए कि हम जब दूध ना लें, जिससे कि हमारा जो ऑलरेडी पहले का बना हुआ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल वो थोड़ा सा उसका लेवल डाउन हो। और इसी तरह से कार्तिक के महीने में छाछ भूल कर भी ना लें, बिल्कुल छाछ ना लें। फिर क्या खाएं, अश्विन के महीने में गुड़ का उपयोग करें, गुड़ आपके लिए औषधि का काम करेगा, गुड़ का अश्विन के महीने में उपयोग जरूर करें। और कार्तिक के महीने में जैसे मैंने बताया कि बाकी सब्जियां वगैरह ले सकते हैं। फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इस शरद ऋतु में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि शरद ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। इसमें जो खाना है हमें, ये तो खीरे का उपयोग करें शरद ऋतु में, मूली का उपयोग कर लें आप, उसके अलावा अंगूर का उपयोग कर सकते हैं, फिर नारियल का उपयोग कर लें, और पालक का उपयोग कर लें, गोभी खा लें, आंवले का उपयोग कर सकते हैं, और सिंघाड़े का उपयोग कर सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, और जो सूखी किशमिश है मुनक्का वो भी ले सकते हैं, शहद का उपयोग कर लें, कोकोनट नारियल का उपयोग कर लें, नारियल का पानी पी सकते हैं, और गुलाब शरबत ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, गेहूं का उपयोग कर लें, स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी है उसका उपयोग कर लें। इन चीजों से आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। फिर किस चीज का उपयोग ना करें, वर्षा शरद ऋतु में मैदे के उपयोग से बचें, चाय बिल्कुल ना लें, वैसे तो चाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और साबुत दालें जो होती हैं ये कार्तिक के महीने में पूरे महीने इनके उपयोग से बचना चाहिए। कार्तिक के महीने में साबुत दालों का जो व्रत रखते हैं तो वो इसका उपयोग ना करें, नहीं तो आपके यूरिक एसिड यूरिया इनकी मात्रा बढ़ती है। लोग कहते हैं किडनी में स्टोन हो गए, अगर लगातार साल भर ही दालें खाते रहते हो किडनी में स्टोन होते हैं। साल में 1 महीना तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम दालों का उपयोग ना करें। बाकी इसमें इस महीने में ड्राई फ्रूट से दूरी बनानी चाहिए, शरद ऋतु में ड्राई फ्रूट से दूरी बनाएं, नहीं तो दिक्कत आती है। अब मैं आपको बात करता हूँ हेमंत ऋतु की। अगर मैं हेमंत ऋतु की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जीरे बैंगन के उपयोग से बचना है। अगर मैं बात करूं साल के आखिरी ऋतु की, शिशिर ऋतु की, तो शिशिर ऋतु में जो 2 महीने हैं, माघ का महीना और फागुन का महीना, ये तो माघ के महीने में मिश्री बिल्कुल भी ना खाएं और फागुन के महीने में सूखे चने बिल्कुल ना खाएं। फिर क्या करें, इसमें एक तो घी का और खिचड़ी का उपयोग कर लें माघ के महीने में, बड़ी अच्छी रहेगी खिचड़ी गाय माघ के पूरे महीने में। और फिर फागुन का जो महीना है इसमें सुबह सुबह उठ के उपटन से स्नान करें। मैं तो काफी साल से उपटन का स्नान करता हूँ। ऐसा उपटन ये बाजार से 15 रुपए का आता है, सप्त धान्य उपटन कहते हैं इसको, 7 तरह के अनाज होते हैं इसमें, एक एक अनाज भी आप नोट कर लें। ये आधा किलो उपटन 15 रुपए का मार्केट से आता है। अदरवाइज घर पे तिल, गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, जौ और चना, इन 7 अनाजों से मिला के घर पे उपटन बनाते हैं। पूरे महीने आप साबुन का उपयोग ना करें, उपटन से स्नान करें, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। फिर इस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं ये मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज डिटेल में। शिशिर ऋतु में जो आपको खाना है, एक तो मेथी का उपयोग कर ले, चाहे रोटी में भरे मेथी या जैसे भी खाएं। फिर बथुए का उपयोग करें, बथुआ दुनिया का सबसे अच्छा साग है, उसका उपयोग कर लें। पालक का उपयोग कर सकते हैं। फिर हरी सरसों के साग का उपयोग कर सकते हैं। जिंजर अदरक का उपयोग कर लें। फिर बाकी तो चुकंदर का उपयोग कर लें। बीन्स, तरह तरह की बीन्स इनका उपयोग कर लें। और फिर आप इसमें तिल का उपयोग कर सकते हैं। और बाकी तो पाइनएप्पल, अनानास खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसमी का उपयोग कर लें, गाजर का उपयोग करें। गाजर बड़ी मिलती है शिशिर ऋतु में, तो गाजर बड़ा ही अच्छा और न्यूट्रिशियस एक वो है। बाकी ग्रेप्स, अंगूर का उपयोग करें। बाकी पिस्ते, काजू और शहद का उपयोग कर लें। और बाकी तो अखरोट का उपयोग कर सकते हैं, बादाम का उपयोग कर लें, ये इसमें आपको फायदा पहुंचाएंगे। बाकी दूध, घी और थोड़ा भारी भोजन भी, गरिष्ठ भोजन भी इस ऋतु में पच सकता है आपको। बाजरे का उपयोग करने, बाजरे के लड्डू जैसे बड़े अच्छे रहेंगे, घर पे बना सकते हैं, ताजा बना के बाजरे का चूरमा। रागी का उपयोग कर लें। बाकी गेहूं और गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो नहीं खाना मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अब जो इन सभी ऋतुओं का जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर अब लगभग 10 दिन में तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी तो आपको मेरी वेबसाइट से ही मिल जाएगी। लगभग 2 दिन के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग 1-2.5 लाख लोग
मेरी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं पिछले कुछ टाइम से 2.5 लाख लोगों ने इस कैलेंडर को डाउनलोड किया है। तो आप भी इस कैलेंडर को मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हार्ड कॉपी 100 रुपीज में आप मंगवा सकते हैं। देखिए मैंने वैसे देखा मार्केट में अगर कोई इसका प्रिंट आउट निकलवाता है तो लगभग 200-250 रुपए का पड़ता है, लेकिन मैंने 100-200 प्रिंट करवाए हैं, लगभग 200 प्रिंट का बोला है, तो उसमें आपको 100 रुपीज का मिल जाएगा। देश के किसी कोने से भी जहां से भी आता है, या तो प्राइवेट कुरियर से या फिर गवर्नमेंट की जो स्पीड पोस्ट एजेंसी है उससे हम आपको भेज देंगे। मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूँ, इस पे फोन करके आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवाते हैं और इसको घर में लगा भी लें। और बाकी जो भी आपके कंपनी के लोग हैं, जो आपके फैक्ट्री में हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज में हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, या जो भी नोन हैं, उनको आप भेज सकते हैं। ये एक तरह की गिफ्ट है खान पान के लिए। आगे भी लगातार जुड़ते रहना, मेरी बड़ी सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। वैसे अलग अलग ऋतु की तो मेरी बड़ी सारी वीडियो थी, हर महीने की, लगभग हर ऋतु की, लेकिन आज मैंने पहली बार पूरे साल भर के हर महीने का में क्या खाना क्या नहीं खाना वो बताया है। वो जरूर आप एक दूसरे को शेयर करें।